चलो गाइज, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस क्विक रिवीजन सीरीज के लेक्चर नंबर 3 के अंदर में, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 पूरा का पूरा आपके इकोनॉमिक्स का कवर करने वाले हैं। तो बस आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, नोट्स टेलीग्राम चैनल से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं और यहाँ पर आपको बैठ जाना है इस रिवीजन लेक्चर के अंदर में। तो बिना किसी देरी के हम लोग जो है यहाँ पे स्ट्रेट अवे चालू करेंगे हमारे चैप्टर 3 के साथ में। और चैप्टर 3 के अंदर सबसे पहले हम लोग 2 यूनिट्स होते हैं, तो यूनिट 1 को कवर करेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्शन मीन्स टू यूटिलाइज रिसोर्सेज। चार अपने रिसोर्सेज होते हैं, एक अपना मैन, मटेरियल, कैपिटल, टाइम। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज। जो ऊपर रिसोर्सेज है हम उनके डिमांड को जो है सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन का। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे जो है चार होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है लैंड। एंड लैंड के बारे में मैं यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख के रखे जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू के पॉइंट्स से। सबसे पहला आता है लैंड इज अ फ्री गिफ्ट, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, land is permanent and has indestructible powers, it is a passive factor, immobile होती है लैंड, हैज़ मल्टीपल यूजेस और हेट्रोजेनस होती है, मतलब कि कोई भी दो पीस ऑफ लैंड सेम नहीं होंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग लेबर के ऊपर में। लेबर के अंदर हम लोग देखते हैं ह्यूमन एफर्ट होता है, पेरिशेबल होता है, एक्टिव फैक्टर होता है, इनसेपरेबल है, पावर उसकी डिफर करेगी। अभी एक लेबर है किसी अलग पावर के, अपने अलग पावर के साथ काम करेगा, दूसरा लेबर अपनी अलग पावर के साथ काम करेगा। ऑल में नॉट बी प्रोडक्टिव, पुअर बार्गेनिंग पावर होती है, मोबाइल होते हैं लेबर, और आप उनको इधर से उधर लेकर जाके काम करवा सकते हो। चॉइस ऑफ आवर्स ऑफ लेबर एंड लीजर उनके पास रहता है कि कब वो काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर है ऑप्शन रहता है, और कब वो आराम करना चाहते हैं वो उनके ऊपर होता है। उसके बाद आते हैं हमारे तीसरे फैक्टर के ऊपर, जो कि आता है कैपिटल। कैपिटल के अंदर टाइप्स ऑफ कैपिटल होते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल के अंदर अलग अलग हम लोग कैपिटल के टाइप्स देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला आता है फिक्स्ड कैपिटल, फिर आता है सर्कुलेटिंग, फिर आता है रियल। रियल के अंदर जो है बिल्डिंग हो गया, फिर आपका प्लांट, वो टी यहाँ पे मिस हो गया, मैं करेक्ट करके डाल दूंगा पीडीएफ के अंदर में, तो वो प्लांट है। उसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के अंदर आता है आपके स्किल, आपकी एबिलिटी, फिर आता है टेंजिबल कैपिटल, फिर आता है इंडिविजुअल कैपिटल जिसके अंदर आपकी ओनरशिप आ जाती है, फिर उसके बाद आता है आपका सोशल कैपिटल जिसके अंदर आपके रोड्स, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की। कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, तो 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला सेविंग्स होता है, फिर आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एंड तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट। फिर आते हैं हम लोग चौथे फैक्टर के ऊपर, जो कि आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के अंदर हम लोग सबसे पहले उसके फंक्शंस देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला इनिशिएटिंग बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, वो आपके इनिशिएट करेगा बिजनेस इंटरप्राइज को, और जो भी रिसोर्सेज वगैरह रहेगा उसको मैनेज करेगा रिसोर्सेज को। उसके बाद आता है दूसरा रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग, जो भी रिस्क वगैरह रहेगा वो एंटरप्रेन्योर को बेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको इनोवेशन करना पड़ेगा, और ये इनोवेशन की जो डेफिनेशन है, मतलब इनोवेशन के जो बारे में चीज़ें बताई गई है, वो स्कम्पचर, नाम में प्रोनाउंस करने में गलती हो सकती है, स्क्रीन पे देख सकते हो, है हमारे नोट्स में स्कम्पचर, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स के ऊपर में। सबसे पहला हम लोग देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहला ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके अंदर हम लोग को सर्वाइव करना होता है और ग्रोथ हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग क्या होता है कि हमारा जो है हमको प्रॉफिट जो है कमाना होता है, हमको प्रॉफिट जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम निकालना होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, जिसके अंदर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में भी देखेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट को जो है, जिसको हम लोग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं, इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कॉस्ट एंड देयरफॉर व्हाट अ बिजनेस ओनर्स कंसिडर्स एज द मिनिमम नेसेसरी टू कंटिन्यू इन द बिजनेस। ये मिनिमम कॉस्ट होती है जो कि ओनर्स यहाँ पे उस बिजनेस में कंटिन्यू करने के लिए जो है एक्सेप्ट करते हैं, और लाइक वो उनका मिनिमम नेसेसरी कॉस्ट है बिजनेस में रहने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। उसके बाद आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट, इज ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद जो भी प्रॉफिट आप कमाओगे वो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इट इज अर्न व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट। जब भी आपका टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगा आपकी टोटल कॉस्ट से, तो हम बोलेंगे आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो। टोटल कॉस्ट इन दिस केस इंक्लूड अ रिवॉर्ड टू ऑल द फैक्टर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ पे, जो कि आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या होता है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे देखेंगे। 4 ऑब्जेक्टिव्स है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में। टू मेंटेन अ कंटिन्यूस एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ अनअडल्ट्रेटेड गुड्स एंड आर्टिकल्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। हमको एक अच्छे क्वालिटी के जो है गुड्स वगैरह मेंटेन करने हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी रखनी है, हर एक क्वालिटी एक बराबर होनी चाहिए, अलग अलग क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। टू अवॉइड प्रॉफिटियरिंग एंड एंटी सोशल प्रैक्टिस। प्रॉफिटियरिंग यानी कि एंड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, यानी कि
मतलब जितना पूरा पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है फॉर्म जो फॉर्म को मिलना चाहिए वो पूरा फॉर्म के पास आ जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन द सोसाइटी, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, काम मिल सके एंड आगे वो बढ़ सके। टू इंश्योर दैट द एंटरप्राइजेस आउटपुट डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, एयर वाटर और नॉइस, कोई भी पोल्यूशन वगैरह जो है क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। उसके बाद मैं अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ता हूँ जो कि आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप देखोगे तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स आर टू प्रोवाइड फेयर डील टू एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल्स, टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड प्रोवाइड अ वर्क क्लाइमेट इन विच दे फील लाइक दे आर ग्रोइंग एज एंड बिजनेस जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है वो लोग उनको फील आना चाहिए कि भाई वो उनका भी ग्रोथ हो रहा है, सिर्फ बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो रहा है। टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयज एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन मैटर्स अफेक्टिंग देम, टू मेक द जॉब कंटेंट्स इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग। जॉब को वो लोग इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं कि लोगों को मजा आए वो जॉब करने में। इफ द एंटरप्राइज इज कॉन्शियस ऑफ इट्स ड्यूटीज टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज, इट विल बी एबल टू सिक्योर द लॉयल्टी एंड सपोर्ट। अगर वो लोग एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छे से जो है वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो एम्प्लॉय भी उनके प्रति लॉयल रहेगा। फिर आते हैं हम लोग नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ पे। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम लोग देखेंगे तो सम ऑफ द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर टू रिमूव इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करना चाहते हैं और इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना चाहते हैं। एंड प्रोवाइड फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल टू वर्क एंड टू प्रोग्रेस। सबको हम लोग प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं, उनको लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज़, टू मतलब जो हमारे नेशन की प्रायोरिटीज़ है उसके हिसाब से हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं। टू हेल्प द कंट्री बिकम सेल्फ रिलायंट एंड अवॉइड डिपेंडेंस ऑन अदर नेशन। हम लोग आत्मनिर्भर भारत वो इधर आ जाता है। टू ट्रेन यंग मैन एज apprentices and thus contribute in skill formation for economic growth and development। हम लोग यंग मैन को यानी कि यंग मतलब जवान लौंडों को तैयार करना चाहते हैं देश के लिए। उसके बाद आते हैं इंटरप्राइजेस के प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के मैंने प्रॉब्लम्स जो हमारे मॉड्यूल के अंदर कवर्ड थे उसको मैंने ला के रख दिया है कि प्रॉब्लम जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे उनके रिलेटिंग प्रॉब्लम होता है, लोकेशन एंड साइज के रिलेटिंग प्रॉब्लम होता है, फाइनेंस के रिलेटिंग प्रॉब्लम होता है। उसके बाद सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अपने को क्या रहता है प्रॉब्लम्स होते हैं एंटरप्राइज को। प्रोडक्ट के बारे में प्रॉब्लम होता है, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, लीगल फॉर्मेलिटीज़, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इन सब चीज़ों से रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स जो है एंटरप्राइज को फेस करने पड़ते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग हमारे मेन पार्ट पे जो कि आता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम लोग जो है क्या चीज़ पढ़ेंगे देख लेते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ फॉर्म्स केयर रिसोर्सेज दैट इज इट्स इनपुट्स एंड द आउटपुट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज। मोस्ट स्पेसिफिकली इट स्टेट्स दैट द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट के बीच में हम लोग जो है रिलेशनशिप जो बनता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। उसके बाद एक फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नीचे। फर्स्ट वी अज्यूम दैट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग पहले यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रहेगा। एंड इन अदर वर्ड्स क्यू इज नॉट अ मेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड आउटपुट ओवर टाइम। जो ऊपर हम लोग ने ये फॉर्मूला लिख के रखी है उसको यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। सेकंड, इट इज अज्यूम दैट देयर इज अ गिवन स्टेट ऑफ द आर्ट इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। In any innovation would cause change in the relationship between the given inputs and their outputs. For example, use of robotics in manufacturing or a more efficient software package for financial analysis would change the input output relationship। बेसिकली ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आएगा वैसे ही हमारी जो प्रोडक्शन है उसकी चीज़ में भी चेंज आएगा। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड assumption इज दैट वॉट एवर इनपुट कॉम्बिनेशंस आर इंक्लूडेड इन द पर्टिकुलर फंक्शन द आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन इज एट इट्स मैक्सिमम लेवल। जो भी हम लोग जो है इनपुट्स को यूज़ करेंगे, हमारे कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे हमारे प्रोडक्शन के लिए, उसका जो भी प्रोडक्शन करके हमारा जो भी आउटपुट निकलेगा वो मैक्सिमम पे होगा। तो ये यहाँ पे हम लोग ने बात देख ली। थोड़ा सा अगर क्विक लग रहा रहेगा तो समझ लेना, क्योंकि सीरीज़ का नाम है क्विक रिवीजन सीरीज़ है, तो हमको यहाँ पे सारी चीज़ों को जल्द से जल्द कवर करना है। नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आप लोग आराम से भी इसको कर सकते हो। फिर आता है शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन फंक्शन के बीच में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं पीरियड विल बी कंसिडर अ शॉर्ट पीरियड इफ शॉर्ट रन पीरियड इफ द अमाउंट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स यूज्ड रिमेंस अनचेंज ड्यूरिंग द पीरियड। अगर एक भी इनपुट का अमाउंट हम लोग एक गिवन पीरियड के अंदर जब यूज़ कर रहे अनचेंज रहता है तो वो आपका शॉर्ट रन के अंदर आ जाएगा। अगर एक भी इनपुट का कॉम्बिनेशन अगर आपका एक भी इनपुट जो है अनचेंज रहता है तो हम लोग जो है उसको शॉर्ट रन बोल देंगे। हियर द इनपुट आउटपुट रिलेशंस आर स्टडीड विद वन वेरिएबल इनपुट
लेबर यहाँ पे वेरिएबल रहेगा विथ ऑल द अदर इनपुट्स हेल्ड कांस्टेंट, जैसे कि कैपिटल आपका जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। द लॉज ऑफ प्रोडक्शन अंडर दीज कंडीशंस आर नोन अंडर वेरियस नेम्स एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। एज द बिहेवियर ऑफ आउटपुट इज स्टडीड बाय द चेंजिंग द प्रोपोर्शंस इन विच इनपुट्स आर कंबाइंड। द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ वेरिएबल इनपुट, ये भी हम लोग इसको बोलते हैं अलग नाम से। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसका ये भी एक अल्टरनेटिव नेम होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग लॉन्ग रन के ऊपर में। इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे वेरिएबल होते हैं। फर्म कैन इंस्टॉल न्यू मशीन्स एंड कैपिटल इक्विपमेंट, न्यू मशीन्स और कैपिटल इक्विपमेंट भी यहाँ पे लॉन्ग रन में हम लोग जो है इस यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जो कि सब्जेक्ट मैटर रहता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जो कि हम लोग आगे देखने वाले। वेयर इज इन द शॉर्ट रन इट कैनॉट बी देयर कैनॉट बी न्यू इंस्टॉलेशन ऑफ, थोड़ा सा कन्फ्यूज कर गया यहाँ पे। कोई शॉर्ट रन के अंदर में जो भी कैपिटल इक्विपमेंट है वो नया हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते, शॉर्ट रन के अंदर नहीं कर सकते। लॉन्ग रन के अंदर हम लोग जो है न्यू कैपिटल इक्विपमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे। कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ अगर आप बेसिक इसका फॉर्मूला एक बार देख के चले जाओगे, क्योंकि कभी कभार वो फॉर्मूला पूछ लेते हैं एमसीक्यू के अंदर में। और ये एक लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर। द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दिस फेमस स्टैटिस्टिकल स्टडी इज दैट लेबर कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 3/4 एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 1/4। ये प्रोपोर्शन आपको याद रहना चाहिए, बाकी सब जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है ये। तो अभी हम लोग आ जाते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको एकदम सिंपल शब्दों में यहाँ पे समझा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे अज्यूम करो मेरे पास 50 इनपुट्स, एट प्रेजेंट मेरे पास 50 इनपुट्स है, लेकिन मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंदर ये बोल रहा हूँ कि मैं कुछ थोड़ा एडिशनल इनपुट्स जो है इंट्रोड्यूस करूँगा। मान लो मैंने 10 और एडिशनल इनपुट्स जहाँ पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, तो अभी मेरे टोटल इनपुट जो है 60 हो गए। अब जब मेरे पास जब 50 इनपुट्स है तो मेरे पास एक सर्टन लेवल ऑफ आउटपुट था। अब मैंने जब 60 कर दिया है इस इनपुट को, तो डेफिनेट जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मेरे जो आउटपुट है वो भी बड़े होंगे। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि ये बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे आउटपुट नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के बाद ये जो आउटपुट जो एडिशनल इनपुट से हमारा जनरेट हो रहा है एडिशनल आउटपुट, ये डिक्लाइन होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, ये लेस होता जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। इसको डिटेल में समझने के लिए हमको जो है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, इनके बारे में समझना होगा। तो पहले इन तीनों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम LVP के बारे में और भी आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं टोटल प्रोडक्ट के ऊपर। टोटल प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कंबाइंड टुगेदर एट एनी टाइम। एवरेज प्रोडक्ट जो है आपका आ जाता है, एवरेज प्रोडक्ट इज द टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। फिर आ जाते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर में। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आसान बात, आसान शब्दों में समझते हैं तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ द एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्शन बाय एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट, यानी कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट से हमको कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रोडक्शन में कितना एडिशन होता है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं। सिम्बॉलिकली भी आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने दिया हुआ है। उसके बाद रिलेशनशिप समझ लेते हैं हमारा एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में। एक इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एग्जांपल मॉड्यूल में अगर आप लोग देखोगे तो आपको देखने को मिल जाता है। ये देखो, ये वाला मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो प्रोडक्ट शेड्यूल है, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग इसको जो है पॉज करके यहाँ से भी देख सकते हो, या फिर इवन आपके मॉड्यूल में भी ये होएगा, तो आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हो। तो इसके अंदर से जो रिलेशनशिप निकल के आता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू के हिसाब से। तो इसको समझ लेते हैं। व्हेन एपी राइजेस एमपी इज मोर देन एपी। दूसरा, व्हेन एपी इज मैक्सिमम, जब एपी आपका एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू योर एवरेज प्रोडक्ट। इट मीन्स द एमपी कर्व कट्स द एवरेज प्रोडक्ट एट इट्स मैक्सिमम। याद रखना, यहाँ पर जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो कट करता है आपके एवरेज प्रोडक्ट कर्व को एट इट्स मैक्सिमम। जब एवरेज प्रोडक्ट कर्व अपने मैक्सिमम पे पहुँच जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व उसको आकर के वहाँ पे कट कर देता है। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स, मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। जब आपका एवरेज प्रोडक्ट गिरेगा तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से भी कम होगा। ये बात आप लोग को उस एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी, वो आप अपने साइड से देख सकते हो। उसके बाद आते हैं LVP एग्जामिन्स द प्रोडक्शन फंक्शन विद वन फैक्टर वेरिएबल कीपिंग क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स फिक्स्ड। ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आपको ध्यान से समझना है।
उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था एलवीपी के बारे में हम लोग आगे और भी थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं। जब आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को देखते हो तो उसके अंदर कुछ अजम्पशंस होते हैं जो कि हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि अनचेंज रहेगी, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। इफ़ देयर इज़ एनी इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी देन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट में राइज इंस्टेड ऑफ फॉलिंग। हम लोग बोल रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट तो गिरेगा, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट गिरेगा नहीं, बढ़ जाएगा। देर मस्ट बी सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज केप्ट फिक्स्ड, कुछ इनपुट्स की क्वांटिटी फिक्स्ड होनी चाहिए। दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू केसेस वेयर ऑल फैक्टर्स आर प्रोपोर्शनेटली वेरीड। जब भी आप प्रोपोर्शनेटली वेरी कर रहे हो आपके इनपुट्स को, तो वहाँ पे आपके फैक्टर्स को, तो आपका जो है ये लॉ एप्लीकेबल नहीं। व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर प्रोपोर्शनेटली वेरी, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल आर एप्लीकेबल। लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। द लॉ डज नॉट अप्लाई टू दोज केसेस वेयर द फैक्टर्स मस्ट बी यूज्ड इन फिक्स प्रोपोर्शन टू यील्ड आउटपुट। तो कुल मिला के बात करते हैं भाई, ये लोग प्रोपोर्शंस पे अगर वेरी करेगा तो एलवीपी नहीं एप्लीकेबल होगा, फिर वो लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल एप्लीकेबल होगा वहाँ पे प्रोपोर्शन बेसिस पे अगर आप लोग कर रहे हो फैक्टर्स को चेंज। वी कंसिडर ओनली फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड नॉट इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी इन मॉनेटरी टर्म्स। हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी इन मॉनेटरी टर्म्स को कंसिडर नहीं करते, ये बात आपको समझना था। यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेज हम लोग देखते हैं, स्टेज 1 आ जाता है द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स के अंदर क्या बोलते हैं समझ लेते हैं। इन दिस स्टेज द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट। फिगर में यहाँ पे उन्होंने बात की हुई थी, फिगर मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू बेस्ड है तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ आता है, लेकिन रिवीजन करते वक्त नहीं देखोगे तो चल जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो राइजेज एंड इट्स मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड एवरेज प्रोडक्ट गोज ऑन राइजिंग। आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है बढ़ते ही रहता है। उसके बाद इन्होंने डायग्राम के पॉइंट से यहाँ पे जो है बात करी हुई है। थस इन द फर्स्ट स्टेज द एवरेज प्रोडक्ट कर्व राइजेस थ्रू वेराज द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व फर्स्ट राइजेस एंड देन फॉल्स। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवरेज प्रोडक्ट तो भाई थ्रू आउट बढ़ते ही रहेगा, लेकिन जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पहले बढ़ेगा और उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा। जब जैसे ही वो अपना मैक्सिमम को टच कर लेगा, उसके बाद से वो वहाँ पे गिरना शुरू हो जाएगा। कौन? मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे क्या कह रहे हैं वो लोग। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्दो स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग रिमेन्स ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट। भले ही मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, लेकिन वो एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है अभी भी, मतलब एवरेज प्रोडक्ट जो है मार्जिनल प्रोडक्ट से कम है थ्रू आउट द स्टेज, सो दैट एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू राइजेस। हम लोग यहाँ पे स्टेज 2 के अंदर आ जाते हैं। स्टेज 2 इज नथिंग बट द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसके अंदर ये स्टेज जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो भी आपकी फर्म रहेगी वो इस स्टेज के अंदर रहना पसंद करेगी। ऐसा क्यों वो होएगा, वैसा क्यों वो पसंद करेगी स्टेज में रहना, और क्यों हमको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे? बिकॉज हमारा जो एवरेज और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारे ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये कंटिन्यूसली फॉल करेंगे इस स्टेज के थ्रू आउट, ये लोग फॉल कर देंगे। इसके लिए यहाँ पे फर्म जो है इस रेंज में सीख करेगी रहने के लिए। फिर आ जाते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर बाद में लोग बात करेंगे स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। इन स्टेज 3 टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस, मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, एवरेज प्रोडक्ट इज डिमिनिशिंग। एवरेज प्रोडक्ट जो है गिर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो चुका है और टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे गिरना शुरू करता है। This stage is called the stage of negative returns since the marginal product of the variable factor is negative during this stage। क्योंकि marginal product आपका जो है नेगेटिव हो जाता है, इसके लिए हम लोग इसको stage of negative returns बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिटर्न्स टू स्केल के ऊपर। एलवीपी हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। रिटर्न्स टू स्केल के अंदर 3 कंसेप्ट हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सबसे पहले आ जाता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के ऊपर। मीन्स दैट विद द इंक्रीज इन द स्केल, जैसे हम लोग स्केल को बढ़ा देंगे इन सम प्रपोर्शन, आउटपुट इंक्रीजेस इन द सेम प्रपोर्शन। आउटपुट भी हमारा सेम प्रपोर्शन में जो है इंक्रीज करेगा। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अदरवाइज कॉल्ड एज ए लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। ये एमसीक्यू के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला लाइन कि जो हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। ये बात याद रखना, आगे भी इस बात को मैंने कवर किया हुआ है तो इसको आप लोग याद रखना। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मीन्स द आउटपुट इंक्रीज इन अ ग्रेटर प्रपोर्शन देन दैट द इंक्रीज इन इनपुट्स। जितने हम लोग जितना जिस स्केल से हम लोग हमको इनपुट को बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा से हमारा आउटपुट बढ़ेगा। और उसके अंदर डिक्रीजिंग के अंदर अपोजिट होता है कि जिस स्केल से हम लोग उसको कम करेंगे उसके ज़्यादा से वो कम होगा। उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में आइसोक्वेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आइसोक्वेंट्स
आर सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के ये जो है सिमिलर होते हैं इन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एंड आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट्स ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, जिधर हम लोग सेम लेवल ऑफ आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व में होता है। Since an isoquant curve represent all those combination of inputs which yield an equal quantity of output, the producer is indifferent as to which combination he chooses। वो कोई भी combination choose कर ले उसको same satisfaction मिलेगा, वो indifferent है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता आप उसको A combination दे दो या फिर B combination दे दो, वो indifferent है उसके बीच में, वही isoquant represent करते हैं। Therefore, isoquants are also called as equal product curves, production indifference curve और isoproduct curves। यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर 3 का यूनिट 1 खत्म हो जाता है। सर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनिट 2 के ऊपर, जो कि होता है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। हम लोग प्रोडक्शन को जो है पूरा करके आ चुके हैं यूनिट 1 को, अभी हम लोग कॉस्ट के साथ शुरू करेंगे यूनिट 2 को, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में देख लेते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट ये कॉस्ट होती है जिसके अंदर हम लोग जो है हमारे कैश पेमेंट इन्वॉल्व होते हैं, हमारा एंटरप्रेन्योर अपने जेब से पैसे निकाल के यहाँ पे पे करता है, कैश पेमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इंक्लूड्स ऑल पेमेंट्स एंड चार्जेस मेड बाय द एंटरप्रेन्योर टू सप्लायर्स ऑफ वेरियस प्रोडक्टिव फैक्टर्स। जो भी आपके वेरियस प्रोडक्टिव फैक्टर्स को जो पेमेंट एंटरप्रेन्योर करेगा वो आपके अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बुलाए जाते हैं, इनको हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। वेयर इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉयड इन हिज ओन बिजनेस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो फैक्टर्स आपके एंटरप्रेन्योर ने खुद ओन करके रखे हुए और उसने अपने बिजनेस में लगाए हुए, उसको हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। फिर आते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड बोथ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों यहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड करती है। यार इकोनॉमिक कॉस्ट आर यूजफुल फॉर बिजनेसमैन वाइल मेकिंग डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। एंटरप्रेन्योर मस्ट कवर हिज इकोनॉमिक कॉस्ट इफ ही वांट्स टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स। याद रखना, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने हैं तो अगर आपके एंटरप्रेन्योर को नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने हैं तो उसको इकोनॉमिक कॉस्ट तो अपनी कवर करनी ही पड़ेगी। नॉर्मल प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने बात की हुई, इफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर जस्ट कवर्स बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट देन ही हैज जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। उसके पास कोई भी इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं होगा, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा उसके पास, अगर वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कवर कर रहा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, जिसको हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, आर ओवर एंड अबव दीज नॉर्मल प्रॉफिट्स की हम लोग पीछे भी देख के आ चुके हैं। इन अदर वर्ड्स एन एंटरप्रेन्योर इज सेड टू बी अर्निंग पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं, ओनली व्हेन हिज रेवेन्यू आर ग्रेटर देन द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट से अगर ऊपर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग, उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। हम लोग पीछे भी समझ के आ चुके थे। उसके बाद आते हैं आउटले कॉस्ट के ऊपर में। तो आउटले कॉस्ट जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है इन्वॉल्व करता है ऑफ फंड्स, जैसे कि वेजेस हो गए, मटेरियल हो गया, रेंट हो गया, तो ये आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आप इनकर करते हो वो आपका आउटले कॉस्ट होगा। फिर आता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो कि एडिशनल कॉस्ट के नाम से हम लोग जो है जिसको रिफर करते हैं, इनकर्ड बाय अ फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस डिसीजन। कुछ मैंने बिजनेस डिसीजन लिया जिसकी वजह से मेरे को एडिशनल कॉस्ट लग गई, वो मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाया जाएगा। उसके बाद आते हैं संक कॉस्ट। संक कॉस्ट के अंदर जो है ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमने ऑलरेडी इनकर कर लिए, मैंने पास्ट में जो है ऑलरेडी एक लैंड खरीद के रख लिए, तो ये मेरी संक कॉस्ट होगी जो कि मैंने ऑलरेडी ये कॉस्ट इनकर कर ली है। उसके बाद आते हैं कॉस्ट फंक्शन के ऊपर में। कॉस्ट फंक्शन रिफर्स टू द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। इन अ कॉस्ट फंक्शन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट एंड इज यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है कॉस्ट फंक्शन के अंदर में, एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द प्राइस और फैक्टर, द size of output or any other relevant phenomena which has a bearing cost such as technology हो गई, आपकी level of capacity utilization हो गया, आपका efficiency हो गई, एंड आपका time period under consideration। ये सारा आपका जो है क्या रहेगा, वेरिएबल, आपके जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स रहेंगे। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच वन वेरिएबल फैक्टर कैन बी वेरिड, फैक्टर्स नहीं फैक्टर आना चाहिए, वन वेरिएबल फैक्टर ओनली इन विच ओनली वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी वेरिड, जिधर सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, ओनली सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स जहाँ पे हम लोग वेरी कर सकते हैं वो आपका शॉर्ट टर्म पीरियड होगा, जहाँ पे फिक्स्ड को हम लोग जो है यहाँ पे नहीं छेड़ सकते। पीछे भी हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई हम लोग जो है नया कैपिटल जो है इक्विपमेंट यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते शॉर्ट रन के अंदर में। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ये एमसीक्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो जो आपका हॉरिजॉन्टल रहता है एक्स एक्सिस के, इस पे एक्स एक्सिस को। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है ध्यान से देख लेना।
फिर कुछ फॉर्मूलाज है जैसे कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय और क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू योर टोटल फिक्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम लोग ने यहाँ पे समझा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व नॉर्मली फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेज, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा एवरेज वेरिएबल कर्व जो है गिरता है फ्रॉम जीरो टू नॉर्मल कैपेसिटी आउटपुट ड्यू टू अकरेंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर्स, बट बियॉन्ड द नॉर्मल कैपेसिटी आउटपुट एवरेज वेरिएबल कर्व विल राइज स्टीपली बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि भाई एवरेज वेरिएबल कर्व तो नॉर्मली यहाँ पे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे गिरेगा, ठीक है, फ्रॉम जीरो टू नॉर्मल कैपेसिटी, लेकिन बट बियॉन्ड द नॉर्मल कैपेसिटी आउटपुट, यानी कि जैसे वो नॉर्मल कैपेसिटी आउटपुट के बियॉन्ड चले जाएगा एवरेज वेरिएबल कर्व जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा इंस्टेड ऑफ फॉलिंग। बिकॉज ये क्यों होगा, तो बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, से आपके डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से होगा। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व फर्स्ट फॉल्स, पहले वो गिरेगा, रीचेज इज मिनिमम एंड देन राइजेस, पहले एवरेज टोटल कॉस्ट गिरेगा, अपने मिनिमम पर पहुंच जाएगा और उसके बाद वो जो है वहाँ पे राइज करना शुरू करेगा वहाँ से। थस एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, ये हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर मार्जिनल कॉस्ट के यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला को देखा है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आपका चेंज इन क्वांटिटी। फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पे आता है मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस फर्स्ट, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट सबसे पहले बढ़ेगा, अपने मैक्सिमम पे यहाँ पे वो रीच कर जाएगा एंड देन वो डिक्लाइन करना शुरू करेगा। इंश्योर दैट द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म डिक्लाइंस फर्स्ट, ये इंश्योर करेगा वो कि भाई जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो पहले गिरेगा। पहले हम लोगों ने यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बात की, बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट का चल रहा है लेकिन प्रोडक्ट के साथ मैंने यहाँ पे लिंक करवाने की कोशिश की है, मतलब मॉड्यूल के अंदर भी एज इट इज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे सबसे पहले बढ़ेगा, फर्स्ट इट विल राइज मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, रीचेज मैक्सिमम पे वो अपने पहुंच जाएगा और उसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू होगा। ये इंश्योर करते हुए कि भाई जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट कर्व है वो सबसे पहले गिरे, अपने मिनिमम पे पहुंच जाए और उसके बाद वहाँ से राइज करे। तो प्रोडक्ट सबसे पहले बढ़ेगा और गिरेगा और कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले गिरेगा और उसके बाद वो बढ़ेगा। तो इसके लिए हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कर्व को जो है यू शेप्ड देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे तीनों अलग अलग पॉइंट्स। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद इंक्रीज इन आउटपुट अप टू अ गिवन लेवल, average fixed cost therefore comes down with every increase in output, variable cost increases but not necessarily in same proportion as the increase in output. In the above case average variable cost comes down gradually till 4 units are produced, thereafter it starts increasing. Marginal cost is the additional cost divided by the additional units produced, this also comes down first and then starts increasing, ये तो हम लोग ऊपर देख के आ चुके हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, AC एंड MC के बीच में हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप देखेंगे। व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, आपका मार्जिनल कॉस्ट फिर तब क्या रहेगा, कम रहेगा आपके एवरेज कॉस्ट, जब आपका एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, गिर रहा है। When average cost rises as a result of an increase in output, marginal cost is more than average cost. Again वही प्रोडक्ट में जो हमने बात समझी थी वो इधर ये लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपका एवरेज कॉस्ट गिरेगा तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी कम होगा, उससे भी मतलब ज़्यादा इससे गिर रहा होगा, और जब एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी ज़्यादा से बढ़ेगा। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स द मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, जिसको हम लोग ऑप्टिमम पॉइंट भी बोलते हैं। ये 3 पॉइंट अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग जो है अच्छे से करके जाना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर पे, जिसको हम लोग प्लानिंग होराइजन भी बोलते हैं और ये यू शेप्ड होता है, अगेन इसको भी याद रखना आप। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम लोग जो है प्लांट कर्व की तरफ, प्लांट कर्व के इससे भी बुलाते हैं, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम लोग एनवलप कर्व करके बुलाते हैं। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको भी आप लोग रिवाइज करते रहना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इम्प्लाइज इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। आप लोग का डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स मतलब P आपका इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद आपका आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज कंटिन्यूसली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट आपका कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा।
इन द शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ द फर्म इंक्रीज इन इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है कम होगा। लीनियर होमोजेनियस, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को हम लोग लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी बुलाते हैं, उसके ऊपर ये बेस्ड रहता है। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट यहाँ पे रहेगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। यहाँ पे लिखा इकोनॉमिक्स है लेकिन डिसइकोनॉमिक्स भी यहाँ पे कवर हो जाती है। उसके बाद इधर दो तरह के क्या होते हैं, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल के अंदर आप देखोगे तो मैनेजरियल, फाइनेंशियल, टेक्निकल और मार्केटिंग ये सब होते हैं। और उसके बाद आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग मिल जाएगा, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आपको इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स मिल जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन रिगार्डिंग मिल जाएंगे, स्पेशलाइजेशन के रिगार्डिंग आपको मिल जाएंगे। मॉड्यूल आप खोल के देखोगे तो वहाँ पे आपको और भी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं रहता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने आपको लिमिटेड यहाँ पे कवर करके दिए हुए हैं। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर 3 पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। आई डोंट नो यहाँ पे रिकॉर्ड करते वक्त हमको कितना समय लगा है, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स लगे रहेंगे हमको, बट मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स हम लोग ने यहाँ पे कवर कर दिए। अगेन मेरा यहाँ पे मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको सारे पॉइंट्स में यहाँ पे रिकॉल करवा दूँ, रिवाइज करवा दूँ। इसके लिए मैंने इसको क्विक रिविजन सीरीज यहाँ पे नाम दिया। यहाँ पे मेरे को कुछ भी समझाना नहीं है आपको ज़्यादा, मेरे को जस्ट रिवाइज करवाना है। इसके लिए मैं आपको ये नोट्स बना के दे रहा हूँ, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप उसको जाके वहाँ से ज्वाइन कर लेना। नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। यहाँ पे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर, अगर आपको ये पसंद आ रही रहेगी सीरीज़, तो आप सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगले जो है हम लोग वीडियो के अंदर चैप्टर 4 को पूरा का पूरा खत्म करेंगे, फिर चैप्टर 5 आगे आने वाले वीडियोस में मैं बीसीआर को भी पूरा कवर करने वाला हूँ, और लॉ को भी मैं इसी की तरह जैसे हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज चल रहे हैं वैसे ही हम लोग लॉ और बीसीआर का भी जो है सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा चैनल पे। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।